रस्सी से बांध दिया जाता था और उस पर गीली मिट्टी। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग के 12th क्लास हिस्ट्री के जो है पहला चैप्टर जो हड़प्पा सभ्यता है यानी ईंट, मनके तथा अस्थियां, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है टोटली जो आपको है शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद करा दिए जाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है उस चैप्टर से, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता का शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब, और आपको जो है केवल बताया नहीं जाएगा बल्कि इस क्लास के बाद जो है आपको सब के सब याद हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो आपको बिना स्किप के इस वीडियो को देखना है और ध्यान से आपको सुनना है क्या क्या हम उस पॉइंट में बोल रहे हैं, और सुनने के बाद फिर आप जो है वीडियो क्लोज करके और फिर उसको जो है रियलाइज कीजिए, यानी आपने जो सुना उसको जो है एक बार रिमाइंड कीजिए उसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और यही जो है हड़प्पा सभ्यता से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे तो यही सब बनते हैं आपके क्वेश्चन, टोटली यही क्वेश्चन, मात्र 13 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए तो हड़प्पा सभ्यता में समझ लीजिए कि आपका जो है 20 नंबर में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से आपका 20 से अधिक नंबर बनता है, ठीक ना। तो यहां से जो है हर साल हड़प्पा सभ्यता एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहां से कि हर साल आपका शॉर्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जरूर बनता है हर साल, ठीक ना। तो हम लोग चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है पुरातत्व क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पुरातत्व क्या है। ध्यान से समझिएगा पुरातत्व किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पुरातत्व जो है एक यंत्र है, एक स्रोत है। पुरातत्व क्या है, एक यंत्र है। तो एक यंत्र है जो कि पृथ्वी के गर्भ में या फिर पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों का पता लगाया जाता है इसी के माध्यम से। तो पुरातत्व क्या हो गया, पुरातत्व एक यंत्र है, इसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी सामग्रियों का, छिपी खनिजों का जो है पता लगाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व एक यंत्र है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी सामग्रियों का पता लगाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो वो है हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है इसको कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी लोग रहते थे, वहां के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। तांबा मिला देता था, तांबा प्लस टीन करता था और उन्होंने जो है क्या बनाता था, तो कांसा बनाता था। यानी तांबा प्लस टीन बराबर वो क्या बनाते थे, कांसा। यानी हड़प्पा वासियों को जो है तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी, और ये कांसा बनाने की विधि से जो है उन्होंने उस सभ्यता को, यानी पूरी सभ्यता को जो है उसने एक नगरीय सभ्यता का रूप दे दिया। ना केवल नगरीय सभ्यता का बल्कि एक विकसित सभ्यता उन्होंने बना दिया। किसकी सहायता से, तो कांसा बनाने की विधि आने की वजह से। इस वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। लेकिन बात आता है अब लिखें क्या, तो आप ध्यान से सुनिएगा लिखना क्या है। तो यहां सिंपल सा लिखना है कि हड़प्पा वासियों को तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी, उसकी सहायता से उन्होंने जो है अपनी सभ्यता को जो है एक नगरीय और एक विकसित सभ्यता बना दिया, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता को एक कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की चर्चा करें। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की चर्चा, तो दोस्तों आपको जो है अगर आपने इसका जो हमने एक्सप्लेनेशन बताया, अगर आपने वो चीज को नहीं देखा है, हालांकि 2 ही वीडियो में हम कंप्लीट करा दिए, इसका ऑब्जेक्टिव भी करा दिए, तो टोटली 3 वीडियो है, इस मिला के जो है आपको 4 वीडियो हो जाएंगे। तो तीनों वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और एक ऑब्जेक्टिव सेशन का। हड़प्पा सभ्यता के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उसमें करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देखें, नहीं तो आपको जो है ये चीज यहाँ पे तो याद हो ही जाएगा, लेकिन वहां से भी आपका नंबर उठते हैं। चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की चर्चा करें। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, आप ध्यान से समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल जो था वो कितना था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर का था। कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का, इतना क्षेत्र में, यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल विस्तरित था। लेकिन अगर पूरब से पश्चिम तक की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर था। कितना था, 1600 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक कितना था, तो 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार था। जबकि उत्तर से दक्षिण तक देखा जाए, उत्तर से दक्षिण तक, तो ये जो है 1400 किलोमीटर में विस्तृत था। कौन सी, तो भाई हड़प्पा सभ्यता विस्तृत था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार इतना बता देना है आपको, हड़प्पा सभ्यता जो है उत्तर में, उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक जो है क्या था, तो 1600 किलोमीटर तक, और इसका संपूर्ण क्षेत्र जो था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत था संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता। इतना सा आपको लिख देना है। और हाँ, इसमें अगर आप चाहें विस्तृत करना तो वो भी लिख सकते हैं कि उत्तरी स्थल जो मांदा है, उत्तरी स्थल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल मांदा,
और दक्षिणी स्थल जो कि महाराष्ट्र में दायमाबाद, जबकि पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और पश्चिमी स्थल सुतका-गेंडोर। यहाँ तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है, ठीक ना। तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं। तो विस्तार में आपको सिंपल सा इतना सा लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में था, जिसमें पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। क्लियर है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है। हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, आपको पता होगा कि इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है, 2500 बीसी से 1750 बीसी देखा जाए तो 2500 बीसी से 1750 बीसी इसका एग्जैक्ट डेट माना जाता है, ठीक ना। तो ये चीज जो है जो 1750 में जो पतन हो गया हड़प्पा सभ्यता का, वो क्या कारण था। पतन का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक ना। पतन का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। तो ये जो खत्म हो गया इसका क्या कारण था पतन का। तो दोस्तों बहुत सारे विद्वानों में इस बात का मतभेद है, क्योंकि लिखित प्रमाण तो यहाँ पे मिला नहीं है, चित्रलिपि है, कोई पढ़ नहीं सका अभी तक लिपि इसका। तो इस वजह से बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ है। क्या, किसके कारण, बाढ़ के कारण, सुखाड़ के कारण, या फिर जो है प्राकृतिक कारणों से, मानवीय कारणों से, बाह्य आक्रमण से, ऐसा देखा जाता है, या फिर नदियों के मार्ग में बदलाव से। 3-4 टॉपिक आपको बता देना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के मुख्य कारण ये माने जाते हैं। सबसे पहला आपको क्या लिखना है, बाढ़ लिख देना है, सुखाड़ लिख देना है, सुनामी लिख देना है। उसके बाद आपको जो है बाह्य आक्रमण लिख देना है, अतिक्रमण लिख देना है, नदियों के मार्ग में बदलाव लिख देना है। इन सभी कारणों से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण जो है इसी को माना जाता है, तो लिख देना आपको। उसके बाद है हड़प्पा वासी द्वारा व्यवहारित सिंचाई साधन का उल्लेख करें। हड़प्पा वासी जितने भी थे वो सब जो है अपनी मतलब जीवन जीने के लिए तो कृषि करना ही चाहिए भाई, लेकिन यहाँ अत्यधिक ये जो है कौन सा सभ्यता था, तो व्यापार प्रधान सभ्यता था। लेकिन ये सब अपनी जीवन जीने के लिए जो है कृषि का भी करते थे, लेकिन सिंचाई वो सब जो है कैसे करते थे, यही बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा वासी द्वारा व्यवहारित यानी व्यवहार में सिंचाई साधन का उल्लेख करें, यानी वो जो है अपने व्यवहार में सिंचाई करते थे वो किस साधन से करते थे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में एक स्थल मिला है, अफगानिस्तान में एक स्थल मिला है सुतोरगोई, आपको पता होगा सुतोरगोई, मुंडीकाग, 2 स्थल आपको अफगानिस्तान में मिले। लेकिन पाकिस्तान में एक और स्थल मिला है जिसका नाम है सुतका-गेंडोर, है ना, सुतका-गेंडोर। तो यहाँ से जो है आपका हड़प्पाई जो लोग थे वो सिंचाई के साधनों का उल्लेख यानी करना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, भारत में एक गुजरात में एक स्थल मिला है जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा से जो है क्या मिला है, तो तालाब का चिन्ह मिला है। धौलावीरा से तालाब का चिन्ह मिला, यानी इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी जो है अपने व्यवहार में सिंचाई के साधनों में तालाब का उपयोग करते थे। दूसरा आपको क्या लिख देना है, तो दूसरा हड़प्पाई नहरों का भी चिन्ह मिला है। हड़प्पावासी जो है नहर का भी जो है सिंचाई में यूज करते थे, जैसे आज भी बहुत सारे नहर यूज करते हैं, उससे विवाद भी बहुत सारा होता है गाँव घर में। तो सिंचाई साधन 2 तो लिख देना है, हड़प्पाई नहरों का चिन्ह मिला है, कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से, उनके स्थलों से। दूसरा लिख देना है तालाब का चिन्ह मिला है, तो इससे जो है आप बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें, यानी हड़प्पावासी जो है वो जल निकास प्रणाली का क्या था, चर्चा करना है। तो दोस्तों जल निकासी ध्यान रखिए, जल निकासी मतलब क्या, नाला, यही ना, यानी कि जो जल उपयोग होने के बाद उसको जो है जब जल जो है उपयोग करने के लायक नहीं रह जाता है तो उसको निकाल के किसी नहर से बाहर उसे छोड़ दिया जाता है। तो वो प्रक्रिया हड़प्पा सभ्यता में कैसी थी, वही चीज के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान से समझिएगा इसको, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो थी एक बहुत ही सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से सजाई गई सभ्यता थी और अत्यधिक विकसित सभ्यता थी, समझ में आ रहा है ना। तो अत्यधिक विकसित सभ्यता होने के नाते जो है यहाँ पे क्या था कि नालियों की समुचित व्यवस्था की गई थी, सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की गई थी, यानी ऐसी व्यवस्था की गई थी नालियों की, हर घर में नाली जाता था, हर घर में जो है पानी जाने वाला एक अलग रहता था पाइपलाइन, और एक अलग जो है नाली यानी कि नाला बाहर आने वाला भी एक अलग रहता था पाइपलाइन, और नाला बहुत चौड़ी मात्रा में बनाया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे जल निकासी प्रणाली के लिए जो है नाले की समुचित व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ से आपको सिंपल सा लिख देना, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली में नाले की समुचित व्यवस्था की गई थी और सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी, और नाले को जो है ईंटें या फिर पत्थर से जो है उसे ढक दिया गया था ताकि उस पर कोई धूल वगैरह या फिर कोई और अदर मतलब कूड़ा कचरा उस पर जमा ना हो। और इसमें जो है एक और चीज बात की गई है कि इसमें जो है स्त्रियों को कूड़ा कचरा डालने पर रोक भी लगाया गया था, क्योंकि नाली जो है ज्यादातर गंदा जो है वो कूड़ा कचरा से ज्यादातर होता है, तो स्त्रियों को जो है कूड़ा कचरा डालने पर रोक लगाया गया था। किसमें, तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली यानी कि नाला में। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो जल निकासी प्रणाली में आपको क्या लिख देना है कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली जो थी
उसमें समुचित नालियों की समुचित व्यवस्था थी, और इसको जो है अच्छे से रखने के लिए और उसको जो है उस पर क्या किया जाता था, तो मिट्टी या फिर सॉरी ईंटा या फिर पत्थर से उसे ढक दिया जाता था, ईंटा या फिर पत्थर से उसे ढक दिया ताकि वो जो है मतलब भर ना जाए, उस नाली में कूड़ा कचरा ना आ जाए। और स्त्रियों को, विशेष करके स्त्रियों को उसमें जो है कूड़ा कचरा डालने पर रोक लगाया गया था, जिस वजह से ये नालियां जो है अत्यधिक प्रसिद्ध थी। उसके बाद अगला है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। इसको दोस्तों बाद में देखेंगे क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। अन्नागार, इसमें जो है अन्नागार के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन अगला है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, ये ध्यान में रखिएगा, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखे। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो सबसे विशाल स्नानागार है वो है तीसरी प्रकार का भवन स्नानागार। क्या है? तीसरी प्रकार का भवन स्नानागार। तो वही तो बोला है ना, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखे। तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे विशाल स्नानागार है वो है तीसरी प्रकार का भवन स्नानागार। और तीसरी प्रकार का भवन स्नानागार अगर देखें तो उसकी जो चौड़ाई है ये 180 गुना 180 वर्ग फुट का है। क्या है? तो 180 गुना 180 वर्ग फुट का है। क्या? तो तीसरी प्रकार का भवन स्नानागार कहाँ पे है? तो भाई मोहनजोदड़ो में। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं कि विशाल स्नानागार कहाँ मिलता है, तो मोहनजोदड़ो में मिलता है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखे। तो विशाल स्नानागार जो था वो क्या क्या था? 180 गुना 180 वर्ग फुट का था उसकी लंबाई। किसकी? तो भाई मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, यानी तीसरी प्रकार के भवन स्नानागार का। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल स्नानागार तीसरी प्रकार का भवन स्नानागार है, जिसकी लंबाई जो है वो 180 गुना 180 वर्ग फुट का था। और इसकी अगर आंतरिक लंबाई की बात की जाए तो वो था 29 गुना 23 गुना 8 फुट का। 29 गुना 23 गुना 8 फुट का क्या था इसकी आंतरिक लंबाई। और इसके चारों ओर, ये जो आपको तीसरी प्रकार का भवन स्नानागार दिख रहा है, इसके चारों ओर जो है क्या था, तो बरामदे थे। इसके चारों ओर बरामदे, बरामदे समझ रहे हैं ना, बरांडा, बरामदा हम लोग जिसको बोलते हैं। तो चारों तरफ जो है बरामदा देखा गया है। और ये जो है एक तरह से देखा जाए तो इसके चारों ओर बरामदा था ही। इस स्नानागार को भरने के लिए, स्नानागार का मतलब क्या होता है? स्विमिंग पूल। इस स्नानागार को भरने के लिए जो है कुएं की भी व्यवस्था की गई थी। उसके साइड में कुआं भी देखने को मिला है, कुएं की उपयोग किया जाता था। और इसको निकलने की, यानी पानी जब गंदा हो जाए तो इस पानी को निकलने के लिए जो है नालियों का भी प्रबंध यहाँ पे किया गया था। ठीक ना? तो ये सारी व्यवस्थाएं थी। और ये स्नानागार जो है ऐसा देखा गया है नगरों के बीच पाया जाता था। ये स्नानागार नगरों के बीचों बीच पाया जाता था, जिस वजह से ऐसा माना जाता है कि ये स्नानागार जो है वो एक सार्वजनिक स्नानागार था, यानी सभी लोगों के लिए सामूहिक रूप से यूज करने के लिए ये स्नानागार था। तो आपको सिंपल सा इसमें क्या लिख देना है विशाल स्नानागार के विषय में, कि तीसरी प्रकार का भवन स्नानागार सबसे विशाल स्नानागार, जिसकी लंबाई 180 गुना 180 वर्ग फुट का था, आंतरिक लंबाई 29 गुना 23 गुना 8 फुट का था। इसके चारों ओर जो है क्या थे? बरामदे थे। इसको भरने के लिए, पानी से भरने के लिए कुएं का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से पानी निकासी के लिए भी समुचित व्यवस्था थी नालियों की। उसके बाद ये स्नानागार नगरों के बीच पाए जाते थे, जिस वजह से जो है इसे सार्वजनिक स्नानागार माना जाता है, और सार्वजनिक स्नानागार था भी। उसके बाद कार्बन 14 विधि क्या है? कार्बन 14 विधि दोस्तों ये एक पद्धति है, एक विधि है। और आपको पता होगा कि ये हड़प्पा सभ्यता को भी जो है जो आयु निकाली गई है वो भी कार्बन 14 विधि के हिसाब से निकाली गई। तो ध्यान से समझिएगा कार्बन 14 विधि क्या है, कार्बन 14 पद्धति क्या है। ये भी क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकते हैं घुरा फिरा के। ठीक है? तो कार्बन 14 विधि क्या है, ध्यान से समझिएगा। कार्बन वैसे विधि, वैसे विधि, वैसे विधि जिसकी सहायता से, वैसे विधि जिसकी सहायता से किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। वैसे विधि जिसकी सहायता से किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है उसे ही कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने की विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने की विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जिस भी पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होती थी, जिस भी पदार्थ में कार्बन की मात्रा, जैसे आप सिंपल सा समझिए, जो पदार्थ ज़्यादा पुराना है, ठीक है, जो पदार्थ ज़्यादा पुराना है, जिस पदार्थ में ज़्यादा पुराना पदार्थ होता था उसमें कार्बन की खपत होती थी। और ये माना गया है जिसमें कार्बन कम पाया जाता था वो वस्तुएं जो है अत्यधिक प्राचीन मानी जाती थी। और जिसमें कार्बन ज़्यादा पाया जाता था, यानी जो हाल फिलहाल में गढ़ा हुआ है वस्तुएं, जो पाया गया है वस्तुएं, तो जिसमें कार्बन ज़्यादा पाई जाती थी, कार्बन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती थी, वो उसमें जो है उसको माना जाता था अत्यधिक नवीन वस्तु माना जाता था। समझ रहे हैं ना? तो जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई गई, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई गई वो जो है अत्यधिक पुरातन नहीं मानी जाती थी, अत्यधिक प्राचीन नहीं मानी जाती थी, यानी कि वो नवीन मानी जाती थी। और जिसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती थी वो अत्यधिक प्राचीन मानी जाती थी। ये कार्बन 14 विधि का मतलब है। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जीवों के आयु ज्ञात करने की
जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने की विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। उसके बाद हड़प्पा लिपि क्या है? तो दोस्तों हड़प्पा लिपि किसे कहते हैं? हड़प्पा लिपि जो थी वो चित्रलिपि थी। क्या थी? चित्रलिपि थी। लिपि किसे कहते हैं आपको बता चुके। अगर लिपि पूछे तो लिपि ध्यान से समझिएगा, ध्वनियों को लिखने का ढंग या तरीका या लहजा, उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। लेकिन हड़प्पा लिपि जो थी वो जो है अपनी ध्वनियों को चित्र के माध्यम से लिखते थे। तो सिंपल सा लिख देना हड़प्पा लिपि क्या है। तो दोस्तों हड़प्पा लिपि जो है क्या था? तो हड़प्पा लिपि क्या है भाई? हड़प्पा लिपि क्या है? अब देखिए, हड़प्पा वासी जो है चित्रलिपि का उपयोग करते थे। हड़प्पा वासी चित्रलिपि का उपयोग करते, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है हड़प्पा लिपि के विषय में लिखें। तो हड़प्पा वासी जो थे वो चित्रलिपि का उपयोग करते थे, अपनी ध्वनियों को जो है चित्र के माध्यम से अपने बताते थे। और उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसमें अगर देखा जाए तो 400 से अधिक, 400 लगभग देखा जाए तो लगभग 400 क्या बोलते हैं स्थल पाए गए, यानी लगभग देखा जाए तो स्थल नहीं भाई, 400 से जो है लगभग देखा गया 400 शब्द पाए गए, 400 अंक पाए गए। मतलब क्या, जैसे हम लोग ओ आ पढ़ते हैं ना, ओ आर से दुर्गा तो कितना है? 52 अक्षर है। उसी तरह से 400 अक्षर इसमें पाया गया है। किसमें भाई? तो हड़प्पा लिपि में। हड़प्पा लिपि में 400 लगभग अक्षर पाए गए हैं। इससे प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे जो है क्या थी? साक्षरता भी उपलब्ध थी। तो इसके बारे में इतना सा लिख देना है आपको कि हड़प्पा लिपि एक चित्रलिपि थी। यहाँ लगभग 400 से 400 लगभग जो है अक्षर पाए गए हैं। और यहाँ इस बात से जो है ये प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे साक्षरता भी उपस्थित थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? बेस्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपका दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो कई बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान से समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए दोस्तों ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि देखिए ये इतिहास में ये नियम रहा गया है कि किसी भी सभ्यता के नामकरण में अगर कोई कठिनाई होती है, इतिहास में यह नियम रहा है कि किसी भी सभ्यता के नामकरण में अगर कोई कठिनाई होती है तो उस सभ्यता का नामकरण उस स्थल के आधार पर कर दिया जाता है जो स्थल उस सभ्यता में सर्वप्रथम खुदाई की गई हो। और आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जो खुदाई की गई स्थल थी वो थी हड़प्पा, जिस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। उसके बाद है मुहरे और मुद्रांकन की चर्चा करें। तो दोस्तों मुहरे और मुद्रांकन क्या होता था? ये प्राचीन काल में, या फिर ये जो है क्या करता था? सुरक्षित किसी भी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने की एक विधि थी प्राचीन काल में। आज तो फटाक से फोन कॉल किया और फटाक चल गया कि हाँ तुम्हारे अकाउंट में, और ऑनलाइन भी हो गया है, कोई भी वस्तु पहुंचाना है तो ऑनलाइन से कर दे सकते हैं। लेकिन उस समय क्या था? तो उस समय ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, डिजिटल उस समय नहीं था, तो उस समय मुहरे और मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था। कैसे? तो देखिए किसी भी वस्तुओं को सुरक्षित पहुंचाना अगर है ना, तो ये चीज में इसमें क्या होता था? तो किसी भी वस्तु को, जैसे देखिए ये आपका जो है कोई वस्तु हम बांध दिए, मान लीजिए इसमें कुछ पैसा वगैरह है, इसमें हम जो है इसको बांध दिए, ये इसमें क्या है? तो पैसा है इसमें, ठीक, इसमें बांध दिए। अब ये जो है इसको क्या किया जाता था? तो इस मुहरे और मुद्रांकन में इसमें जो है रस्सी से इसको बांध दिया जाता था, इसके मुख को रस्सी से, किसी भी वस्तु के मुख को रस्सी से बांध दिया जाता था और उस पर गीली मिट्टी तोप दिया जाता था। क्या? तो गीली मिट्टी उस पर तोप दिया जाता था। गीली मिट्टी तोपने के बाद उसमें जो है मुहरे जो होता था सिक्का, उससे जो है उसको चिपका दिया जाता था, ऐसे करके उखाड़ लिया। अब उसमें क्या पड़ जाता था? मुहरे का छाप पड़ जाता था। अब इसमें मुहरे का तो छाप पड़ेगा क्योंकि गीली मिट्टी है, तो मुहरे का उसमें छाप पड़ जाता था। और मुहरे का छाप पड़ने के बाद इसको जो है एक दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता था। और अगर इसमें कोई, यानी मुहरे के छाप में अगर कोई छेड़खानी नहीं हुई है तो इससे साफ पता चलता था कि भाई इसमें जो धन रखा गया है एक व्यक्ति के द्वारा, वो दूसरे व्यक्ति के पहुंचने के बाद वो चीज़ क्या है? सुरक्षित है। समझ रहे हैं ना? और इससे जो है प्रेषण का पहचान भी होता था, उसकी ईमानदारी का पहचान भी होता था। जो प्रेषण का मतलब क्या? जो उस चीज़ को पहुंचाता था एक जगह से दूसरी जगह, प्रेषण का पहचान भी होता था। समझ रहे हैं? उसके बाद है बर्तन का प्रयोग और बनावट की प्रक्रिया का उल्लेख करें। बर्तन का प्रयोग, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जो लोग थे वो बर्तन का प्रयोग किस में करते थे? अरे भाई बर्तन का प्रयोग किस में करेंगे? खाने पीने में करेंगे, किसी सामग्री को रखने में करेंगे, कोई भी चीज़ें, जैसे कोई भी चीज़ लाना है, पानी वगैरह लाना है, खाना बनाना है, तो उसमें खाना पीना खाना है, तो ये सब चीज़ों में जो है बर्तन का प्रयोग किया करते थे। ये सब भी बनावट कैसे था बर्तनों का? तो दोस्तों बनावट कैसे था बर्तनों का उसको ध्यान से समझिए। क्या क्या करता था? तो सबसे पहले वो जो है उसमें मिट्टी मिलाता था। क्या मिलाता था भाई? मिट्टी मिलाता था। लेकिन हाँ इसको ध्यान रखिएगा, वो सब ज़्यादातर पत्थर मिलाते थे। पत्थर जो बर्तन बनाते थे वो कैसे बनाते थे? पत्थर मिलाते थे, धातु मिलाते थे और मिट्टी भी मिलाते थे, लेकिन चिकनी मिट्टी मिलाते थे। कौन सी मिट्टी?
तो चिकनी मिट्टी मिलाते थे। तो ध्यान में रखिएगा, बनावट जो था बर्तन का वो कैसा था, पत्थर और धातु मिलाते थे, चिकनी मिट्टी भी मिलाते थे, तभी जाके इसका क्या बनता था, बर्तन बनता था। ये ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है बर्तन कैसे बनाते थे, पत्थर धातु मिलाते थे, पत्थर कुछ मात्रा पत्थर की भी रहती थी, कुछ मात्रा धातु की रहती थी, और कुछ जो है वो चिकनी मिट्टी को मिलाकर क्या बनाते थे, तो बर्तन बनाते थे। इसका प्रयोग आपको पता है किस में प्रयोग होता है, खाने पीने में होता है, किसी सामग्री को रखने में होता है, किसी सामग्री को लाने में होता है, किसी सामग्री को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में होता है, ही तो होता है, खाना बनाने में होता है। ये सब बर्तन का प्रयोग वहां भी होता था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं आपके वो कंप्लीट हो गए होंगे। वैसे इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है देख लेते हैं जरा सा ये क्वेश्चन जो है मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में। हालांकि लाइट चला गया इस वजह से इसी में जो है हम बना रहे हैं मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में। तो दोस्तों आपको मेन दो ही टॉपिक लिखना है कि मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था, यानी कि अन्नागार का मतलब क्या होता है, अन्न संग्रहालय है ना। तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो था 200 गुना 50 वर्ग फुट का था, सॉरी वर्ग फुट नहीं था, 200 गुना 50 फुट का था। दूसरा टॉपिक लिख देना है जिसमें 50 गुना 20 वर्ग फुट का क्या होते थे, भंडार होते थे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो का जो अन्न संग्रहालय था वो 200 गुना 50 फुट का था, जबकि उसमें अगर देखें तो 50 गुना 20 वर्ग फुट का क्या होते थे, भंडार होते थे। बस दो टॉपिक आपको मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिख देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब जो है हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।